गुड इवनिंग सभी को। तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं और तैयारी चल रही होगी। और इसी तैयारी के बीच में हम लेकर आए हैं कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी में नामकरण। ये जो नामकरण है ये क्लास 12, क्लास 11 और क्लास 10th तीनों बच्चों के लिए, तीनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी में नामकरण। आईयूपीएसी में नामकरण क्लास 12, क्लास 11 और क्लास 10 तीनों क्लास के बच्चों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कक्षा 12 में भी नाम पूछे जाते हैं, 11 में तो आईयूपीएसी का पूरा डिटेल पढ़ना ही होता है, और क्लास 10th में भी कुछ कार्बनिक यौगिक हैं जो कम संख्या में कार्बन रखते हैं, उनका भी नामकरण है। तो कुल मिला के ये सभी बच्चों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे और एक एक करके बताएंगे, बड़े आसान भाषा में, आसान तरीके से, जिससे आप नाम लिख सके और एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सके। तो आइए शुरू करते हैं कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी में नामकरण। क्योंकि कार्बनिक यौगिक हम जानते हैं आईयूपीएसी, पूरा नाम इसका क्या है? इसका पूरा नाम भी आप जानते होंगे। आई मतलब इंटरनेशनल, यू है, यू मतलब यूनियन, पी है मतलब प्योर, ए मतलब अप्लाइड, सी मतलब केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी। यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसके द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नाम आसानी से नियम के द्वारा लिख लेते हैं। कारण यह है कि कार्बनिक यौगिक की संख्या बहुत होती है, इसलिए आईयूपीएसी नाम बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए हम अपने तरीके से इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे, जब हम किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी में नाम लिखने जाते हैं तो सबसे पहले उसका एक तरीका होना चाहिए, एक सूत्र होना चाहिए, एक स्टेप होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिक का जब भी हम नाम लिखेंगे तो कार्बनिक यौगिक नाम लिखने का ये क्या है? स्टेप है, सूत्र है। सूत्र में हमने दिखाया है, सबसे पहले पूर्वलग्न प्लस शब्दमूल, मतलब उसके बाद शब्दमूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न और उसके बाद प्लस द्वितीयक अनुलग्न। जब हम किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे तो इसे स्टेप में लिखेंगे कि पूर्वलग्न क्या है, शब्दमूल क्या है, प्राथमिक अनुलग्न क्या है, द्वितीयक अनुलग्न क्या है। तो पहले हम नियम नहीं, पहले ये जो चारों हेडिंग है, पूर्वलग्न, शब्दमूल, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, ये है क्या? आखिर ये किस चिड़िया का नाम है? पहले एक एक करके इनको जानेंगे, फिर तरीका बताते हुए, नियम बताते हुए नाम लिखना सीखेंगे हम लोग। तो इसमें पहली हेडिंग है, जब हम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने जाएंगे आईयूपीएसी में तो सबसे पहले हम पूर्वलग्न लिखते हैं। अब पूर्वलग्न होता क्या है? कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें पूर्वलग्न कौन होगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हमें अभी जानना है पूर्वलग्न। क्या जानना है? पूर्वलग्न, पहला स्टेप। इसको इंग्लिश में हम प्रीफिक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। पूर्वलग्न को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। तो पूर्वलग्न कौन होता है भैया? तो सीधा सीधा आपको बता दिया जाए, कार्बनिक यौगिक में पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापी समूह, कार्बनिक यौगिक में पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापी समूह का नाम पूर्वलग्न के अंतर्गत लिखा जाता है। अब हमें यह जानना है कि कार्बनिक यौगिक में पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापी समूह कौन होता है और जिनका नाम किसमें लिखा जाता है? पूर्वलग्न, मतलब सबसे पहले। तो आप जब कार्बनिक यौगिक का हम एग्जाम्पल शुरू करेंगे
तो उसमें पार्श्व श्रृंखलाएं या प्रतिस्थापी समूह कौन हो सकते हैं? तो पहले कुछ पार्श्व श्रृंखलाओं के नाम हम क्लियर कर दें। जैसे वहां पर CH3 मिल सकता है जो पार्श्व श्रृंखला होगा, C2H5 मिल सकता है जो पार्श्व श्रृंखला होगा, C3H7 मिल सकता है जो पार्श्व श्रृंखला कहलाती है। अब ये जो CH3 है इसका नाम क्या है? मेथिल है। क्या नाम है? मेथिल। अब ये जो C2H5 है इसका नाम क्या है? एथिल है। क्या है? एथिल। ये क्या है? प्रोपिल है। क्या है? प्रोपिल। ऐसे और भी हो सकते हैं, ब्यूटिल, पेंटिल ना, ये सब पार्श्व श्रृंखला है। या प्रतिस्थापी समूह, तो प्रतिस्थापी समूह कौन हो सकता है? ये पार्श्व है, तो प्रतिस्थापी समूह ये हो सकता है फ्लोरीन, Cl, Br, ये सिंगल बंद है, I, नाइट्रो, NO2। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब प्रतिस्थापक हैं, इनको प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। इसका नाम क्या होगा? फ्लोरो। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो। इसका नाम क्या होगा? आयोडो। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रो। तो ये सब कार्बनिक यौगिक में जब मिलेंगे तो ये प्रतिस्थापक हैं, प्रतिस्थापी समूह, और ये क्या है? पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। इनका नाम जब कार्बनिक यौगिक में मिलेंगे तो इनका नाम कहां लिखा जाएगा? पूर्व लग्न में लिखा जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए। प्रतिस्थापी समूह ये है, पार्श्व श्रृंखला ये है, इनका नाम किसमें लिखा जाएगा? पूर्व लग्न में। और ये इसके अलावा और भी है, जैसे एक और है, ऐसे कई ठो है, जैसे C6H5, ये फेनिल है। ये क्या है? फेनिल है। ऐसे और है ब्यूटिल, पेंटिल। ठीक है, तो इतना पहले क्लियर करिए आप। तो ये सब का नाम पूर्व लग्न में सबसे पहले लिखा जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है, और ये याद होना चाहिए, इन सब का नाम याद होना चाहिए। हम जब एग्जाम्पल बताएंगे तो दिखाएंगे इन सबको। अच्छा, ये तो हो गया पहला स्टेप कि इनका नाम सबसे पहले जाएगा अगर ये कार्बनिक यौगिक में होंगे। कभी कभी नहीं भी होते हैं ये, जब ये नहीं होंगे तो पूर्व लग्न में कोई नाम नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझना, नाम लिखना आ जाएगा बड़े सरल तरीके से और बहुत छोटे में बता रहे हैं। वैसे तो IPSC नाम अगर पूरा पढ़ा जाए तो काफी बड़ा है, एक एक नियम, तो यहां हम नियम बताते हुए चलेंगे, चूंकि लिखाना नहीं है तो कम समय में क्लियर करेंगे। ठीक है, ताकि आपको नाम याद हो जाए। कक्षा 10, कक्षा 12 और 11 वाले बच्चे भी ध्यान दें। ठीक है, तो इसको क्लियर करें, हम आगे बढ़ें। चलिए, अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप है शब्दमूल। क्या है बच्चों? शब्दमूल अगला स्टेप है। तो अगर कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न होता है ये सब, तो सबसे पहले उनका नाम लिखेंगे। उनका नाम लिखने के बाद आता है शब्दमूल। वाह, शब्दमूल जिसको हम इंग्लिश में वर्ड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग? वर्ड रूट। वर्ड रूट। ये अब शब्दमूल में कौन सा नाम लिखा जाएगा? तो आपको बताएं, कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में जब हम जाएंगे किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे, वो नियम में अभी बताएंगे हम। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? कार्बन की चयन उसमें होती है, कार्बन की श्रृंखला हम चयन करते हैं। तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, उस आधार पर शब्दमूल का नाम लिखा जाता है। लंबी श्रृंखला में 1 कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 कार्बन है कि 4 कार्बन है कि 5 कार्बन है, 6 है। तो लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन की जो है कि संख्या है,
तो लंबी श्रृंखला में कार्बन की जो संख्या होती है उस आधार पर शब्दमूल का नाम पड़ता है। हम आपको कुल 10 नाम बताएंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर 10 नाम। अगर कार्बनिक यौगिक में एक कार्बन की चेन है, केवल एक के कार्बन है, तो C1 हमने लिख दिया। एक कार्बन वाले शब्दमूल का नाम होगा बच्चा लोग मेथ। क्या नाम होगा? मेथ। नोट करना है, अगर कार्बनिक यौगिक में 2 कार्बन की श्रृंखला है, 2 कार्बन है, तो उसके लिए क्या होता है? एथ। अगर 3 कार्बन है बच्चा लोग, तो उसके लिए क्या होता है? प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या होता है? ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो उसके लिए क्या होता है? पेंट। अगर 6 कार्बन है तो उसके लिए क्या होता है? हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन। और 10 कार्बन के लिए डिक। तो शब्दमूल के यही 10 नाम हैं। शब्दमूल में यही 10 नाम आएंगे। और क्या देखेंगे? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की लंबी जो श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन हैं। जितने भी कार्बन होंगे उस संख्या के आधार पे पूर्व लग्न के बाद शब्दमूल में ये नाम आएंगे। इनको आप क्लियर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिए सभी के नाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा आसान। तो शब्दमूल हो गया भैया ये। अच्छा, अब शब्दमूल हो गया तो आगे चलते हैं प्राथमिक अनुलग्न के पास। नोट कर लीजिएगा इसको। अब शब्दमूल जब हो जाए तो हम लोग प्राथमिक अनुलग्न में आएंगे। किस में आएंगे? प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न। अब बच्चा लोग प्राथमिक अनुलग्न में हम कौन सा नाम लिखें? पूर्व लग्न हुआ, शब्दमूल हुआ, प्राथमिक अनुलग्न में कौन सा नाम होगा? तो आपको बताएं सीधे सीधे। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो श्रृंखला है, कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु आपस में बंधों द्वारा जुड़े होंगे। अब देखना यह है कि वो कार्बन परमाणु सिंगल बंध द्वारा भी जुड़ सकते हैं, डबल बंध द्वारा भी कार्बन आपस में जुड़े हो सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी कार्बन आपस में जुड़े हो सकते हैं। या तो सिंगल, या तो डबल, या तो ट्रिपल। तो प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बंध, डबल बंध और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यहां पर प्राथमिक अनुलग्न के नाम दिए जाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, सभी कार्बन के बीच सिंगल बंध है, ओके, सिंगल बंध को हम एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल बंध को हम क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन श्रेणी का माना जाता है। अगर कार्बन के बीच सब सिंगल बंध है तो प्राथमिक अनुलग्न में हम लोग क्या लिखेंगे? एन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एन। अच्छा, अगर कार्बन के बीच डबल बंध आ गया, अगर कार्बन की श्रृंखला में कार्बन परमाणु के बीच कहीं पर क्या आ गया? डबल बंध आ गया बच्चा लोग, तो डबल बंध वाले को हम एल्कीन चूंकि बोलते हैं, ये भी नाम जानते रहे, एल्कीन कहा जाता है। अगर डबल बंध आ गया तो प्राथमिक अनुलग्न में हम क्या लिखेंगे? ईन लिखेंगे। ईन लिखेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ गया, चूंकि ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? एल्काइन।
तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसके लिए हम प्राथमिक अनुलग्न कौन सा इस्तेमाल करेंगे? आइन। आइन क्या है? YNE। ध्यान दें, प्राथमिक अनुलग्न में यही 3 नाम लिखे जाएंगे। कौन कौन? एन, इन, आइन। कब एन लिखा जाएगा? जब कार्बन की श्रृंखला में सभी कार्बन सिंगल हो। अगर डबल बंद आ गया तो भैया एन नहीं, तब क्या लिखेंगे? इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? आइन। यानी कि यही 3 ही नाम प्राथमिक अनुलग्न में लिखा जाता है। इस बात को ध्यान देना है। एक चीज और ध्यान देना है, अगर कार्बनिक यौगिक में सिंगल बंद भी है और कहीं पर कार्बन के बीच डबल बंद भी है, तो अगर डबल बंद आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो सिंगल बंद वाले का मतलब खत्म हो जाता है, अर्थात वो एन नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? डबल बंद होगा तो इन, ट्रिपल बंद होगा तो आइन। अगर डबल बंद भी है कहीं और ट्रिपल बंद भी है कहीं एक यौगिक में, तो इन दोनों का नाम लिखा जाएगा, ये दोनों हटने वाले नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि प्राथमिक अनुलग्न में यही 3 नाम लिखे जा सकते हैं, वो बंधों के हिसाब से। तो इनको क्लियर करिएगा। प्राथमिक अनुलग्न में बॉन्ड देखकर नाम दिए गए हैं, एन, इन, आइन। इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। चलिए ये याद रहेगा जितना हम बता रहे हैं, तो आराम से आप नाम लिख सकते हैं। अब लास्ट स्टेप है प्राथमिक अनुलग्न के बाद द्वितीयक अनुलग्न। क्या बच्चा लोग? द्वितीयक अनुलग्न। सेकेंडरी सफिक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ओके, चलिए। तो द्वितीयक अनुलग्न में कौन सा नाम लिखा जाएगा? कार्बनिक यौगिक में किनका नाम द्वितीयक अनुलग्न मतलब सबसे लास्ट में लिखा जाएगा? ये सब लिखने के बाद तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं और क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न होता है। क्रियात्मक समूहों की संख्या बहुत है, लगभग 16-17 क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं। सबका सूत्र होता है, सभी क्रियात्मक समूहों का क्या होता है? अनुलग्न होता है, जिसको हम द्वितीयक अनुलग्न में लिखते हैं। क्रियात्मक समूहों का पुरोलग्न भी होता है। 10वीं कक्षा में अगर देखें तो केवल 5 क्रियात्मक समूहों के नाम हैं: कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और हैलाइडों के लिए है, चूंकि हैलाइड प्रतिस्थापक होते हैं। हैलाइड मतलब क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब है। तो ये है। बाकी आईपीएसी नाम में कुल 16-17 ठो क्रियात्मक समूह है। सभी क्रियात्मक समूहों का एक सूत्र होता है, उनका अनुलग्न होता है, जिसकी लिस्ट भी हम जो है कि आपको दे देंगे और उसको आपको याद रखना होगा, तैयार करना होगा। अभी हम कुछ बताते भी हैं यहां। अच्छा, अब कार्बनिक यौगिक में जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूहों का द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाता है। अब प्रत्येक क्रियात्मक समूहों का अनुलग्न क्या है वो आपको याद करना होगा। जैसे 10वीं में देखें तो क्रियात्मक समूहों की संख्या बहुत कम है। जैसे 10वीं में एक क्रियात्मक समूह होगा COOH। इस क्रियात्मक समूह का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल।
यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH यानी ये क्रियात्मक समूह होता है। यानी किसी यौगिक में अगर ये है तो हम उसे कहेंगे भैया वो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH है, इसका जो अनुलग्न होता है, जिसको हम द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, वो होता है ओइक अम्ल या ओइक एसिड। ओइक अम्ल या ओइक एसिड। एक होता है एल्डिहाइड, ये 10वीं में ये है एल्डिहाइड, यही है केवल, बाकी में और भी है, सब ध्यान देना। एल्डिहाइड का सूत्र जो होता है क्रियात्मक समूह का होता है CHO। अब इसका जो अनुलग्न यानी कि इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न होगा वो होता है अल। क्या होता है, अल। एक है कीटोन। क्या है, कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है CO और ये द्वि अलग अलग बंध होते हैं, द्विसंयोजी है। और कीटोन का जो अनुलग्न होता है ओन होता है, ONE, ओन। और है एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल होता है क्रियात्मक समूह OH, सिंगल बंध OH। इसका अनुलग्न होता है ऑल। क्या होता है, ऑल, OL, OL। अच्छा, तो इतने ये हैं, 10वीं में यही मिलेंगे। हैलाइड है, हैलाइड चूंकि क्रियात्मक समूह न कह के उसको प्रतिस्थापक कहते हैं, और हैलाइडों के बारे में हमने बताया उनका नाम पुरोलग्न। हैलाइड मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, जो पहले बताए थे, उनका नाम पुरोलग्न में जाता है। तो 10वीं में केवल ये जो है इसी ग्रुप के यौगिक हैं। इसके अलावा क्रियात्मक समूह और भी हैं, जैसे हम नाम ले लेते हैं, और आप उन क्रियात्मक समूहों को कहीं से भी मिलेगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। और प्रत्येक क्रियात्मक समूह का अनुलग्न क्या है, जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, और क्रियात्मक समूहों का पुरोलग्न भी होता है। पुरोलग्न भी वहां होगा, वो क्रियात्मक समूहों की एक वरीयता श्रेणी होगी, तो वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां हमें फिर से पूरा लिखना होगा, एक स्टेप बनाना होगा, थोड़ा समय लगेगा। आप चाहे तो क्रियात्मक समूह जितने हैं उनके सूत्र और उनके अनुलग्न, उनके पुरोलग्न आराम से देख के याद कर सकते हैं। हमने 10वीं स्तर के इतने हैं तो इतने थोड़े थे, हमने यहां लिख दिया। जैसे अच्छा, वहां क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी है। वरीयता श्रेणी मतलब कौन क्रियात्मक समूह ऊपर है, कौन नीचे है, उसके नीचे है, वहां यह भी ध्यान देना होगा। तो जैसे सबसे ऊपर वहां मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा, फिर उसके नीचे आप देखेंगे सल्फोनिक अम्ल मिलेगा, एस्टर मिलेगा, एसिल हैलाइड मिलेगा, साइनाइड मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, एमीन मिलेगा, एमाइड मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही है एल्कीन है, एल्काइन है। ऐसे क्रियात्मक समूह है जिनका प्रत्येक का सूत्र होगा, एक सूत्र को समझिएगा, और प्रत्येक का अनुलग्न होगा और प्रत्येक का पुरोलग्न होगा। उम्मीद करते हैं जितने भी क्रियात्मक समूह हैं उसकी वरीयता श्रेणी को क्रम से याद कर लीजिए, और सभी क्रियात्मक समूहों का सूत्र क्या है और उनका अनुलग्न और पुरोलग्न क्या है ये याद हो। 10वीं के स्तर में ये हमने बता दिया, 10वीं वाले बच्चे इसको क्लियर कर सकते हैं, और भी वाले बच्चे हैं वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वो याद होगा तो आराम से हम नाम देखेंगे। चलिए, अब आपको प्यारे बच्चों हम नाम लिखना 10वीं स्तर का पहले क्लियर कर देते हैं, बाकी उसके बाद रूल यहां है बहुत से, रूल को लगाकर नियम चूंकि लिखते हैं, तो 10वीं स्तर में बहुत ज्यादा हमें करना नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ छोटे छोटे अणु हैं जिनका हमें नाम लिखना है, और हमें लगता है अगर आप ध्यान दें आसानी से तो ये नाम आपको आराम से आ जाएगा। पहले हम उन यौगिकों का
नाम लिखने वाले हैं जिसमें कार्बन की संख्या 1 होगी या तो 2 होगी, क्योंकि ऐसे यौगिकों का नाम लिखने में बहुत ज्यादा नियम नहीं लगते। जो हमने 4 स्टेप बताए हैं और कुछ नियम हैं उनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो नियम आप ढेर सारे मिलेंगे, लंबी श्रृंखला का चयन करना, उसको नंबर देना, लेकिन अगर कार्बनिक यौगिक में 1 कार्बन है और 2 कार्बन है तो उनमें लंबी श्रृंखला का चयन करना, नंबर देना, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। उनको नंबर देने की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम बड़े आसानी से नाम लिख लेते हैं। आइए पहले उनको बताएं जो 10वीं स्तर में आता है, फिर 2 से अधिक रखने वाले कार्बन के लिए पूरा नियम है, नियम के आधार पर नाम बनता है। आइए हम 10वीं के स्तर में कुछ छोटे अणुओं का जो 1 कार्बन और 2 कार्बन रखते हैं उनका नाम लिखते हैं। 4 स्टेप है और 4 स्टेप में हम नाम खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें जब 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे तो उसमें संभवतः पुरोलग्न नहीं मिलता है। बहुत कम अवसर होगा कहीं पुरोलग्न मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक में होगा तो द्वितीयक अनुलग्न का नाम लिखा जाएगा, नहीं तो द्वितीयक अनुलग्न नहीं लिखा जाएगा। यानी 4 स्टेप में नाम है। अब कार्बनिक यौगिक में ये चारों मिलते हैं, कभी कभी पुरोलग्न नहीं मिलेगा तो ये छोड़ देंगे। शब्दमूल कंफर्म है मिलेगा, प्राथमिक अनुलग्न कंफर्म है मिलेगा, द्वितीयक अनुलग्न अब क्रियात्मक समूह अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। आइए कुछ छोटे अणुओं का हम कुछ अणु लिख रहे हैं, ध्यान दें। जैसे देखो शुरुआत से CH3 सिंगल बंध OH, कभी कभी बंध नहीं देगा बच्चा लोग, ठीक है, सिंगल बंध कभी कभी नहीं देता है। एक ये है, अगला है CH3 CH2 OH। यहां आपस में सिंगल बंध है, अगर नहीं दिया है तो सिंगल मान लिया करिए, सिंगल ही होता है। अच्छा, अगला है HCHO, आगे लिखते हैं CH3 CHO, आगे लिखते हैं HCOOH, ठीक है। 5 नाम यहां, कुछ यहां नाम दे देते हैं। आगे लिखते हैं CH3 COOH, ओके। अच्छा, आगे लिखते हैं CH2 डबल बंध CH2, आगे लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये कुछ नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अच्छा, इनके नाम, ये छोटे अणु हैं, इनके नाम हम लिखते हैं और दे रहे हैं CH3 CH2 Cl, ठीक है, ये नाम है। इनके नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान दें। CH3OH, पहले इसमें देख लीजिए क्रियात्मक समूह है कि नहीं है, तो है, OH है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, 1 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। बंध क्या है, बंध हम सिंगल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि कार्बन 1 है तो वो सिंगल की श्रेणी में आता है। इसमें पुरोलग्न नहीं है, यानी कोई पास श्रृंखला नहीं है, कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं है, जो पहले स्टेप में बताए थे। अच्छा, तो जब हम नाम लिखेंगे तो पुरोलग्न तो है या नहीं है। इसमें शब्दमूल में देखा जाता है कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन है, तो यहां से शुरू करेंगे। शब्दमूल में क्या लिखेंगे, 1 कार्बन। 1 कार्बन वाले को क्या लिखते हैं बच्चा लोग, मेथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेथ, तो आप ऐसे लिखिएगा मेथ। अच्छा, फिर शब्दमूल हो गया मेथ। मेथ क्यों लिखे आप, क्योंकि इसमें 1 कार्बन था, 1 कार्बन की श्रृंखला है। फिर प्राथमिक अनुलग्न आता है। अब प्राथमिक अनुलग्न में देखते हैं बंध कौन सा है,
क्योंकि हमने बताया प्राथमिक अनुलग्न में एन सिंगल बंध है तो एन लिखेंगे, डबल बंध है तो इन लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिखेंगे। तो यहां सिंगल मानते हैं, एक कार्बन है तो सिंगल मानते हैं, तो शब्द मूल के जस्ट बाद एन लगेगा। क्या लगेगा? एन। पहले हम अलग अलग लिख रहे हैं एन। अच्छा, प्राथमिक अनुलग्न हो गया बॉन्ड को देख के। फिर इसके बाद क्या है? द्वितीयक अनुलग्न। बच्चा लोग हमने बताया है द्वितीयक अनुलग्न में क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। तो है OH, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह। और इसका द्वितीयक अनुलग्न हम यहां लिखे थे अभी, ऑल होता है। क्या होता है? ऑल होता है। तो द्वितीयक अनुलग्न में क्या लिखेंगे? ऑल। क्यों? क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह OH है और द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूहों का नाम लिखा जाता है, तो OH का अनुलग्न होता है ऑल। अब इन तीनों को जोड़ दें। जोड़ना मतलब ऐड करना, इन शब्दों को ऐड कर दें। जब इन शब्दों को आप ऐड करेंगे तो क्या नाम बन जाएगा? मेथ धन एन धन ऑल, मेथेनॉल। जुड़ेगा तो क्या होगा? मेथेनॉल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखा करिए, कहीं दूसरी जगह कर दिया करिए, मेथेनॉल। ये नाम हो गया। हिंदी में भी लिख सकते हैं मेथेनॉल, ठीक है। हम चूंकि इंग्लिश में देख रहे हैं लेकिन हिंदी में भी लिख सकते हैं। आइए इसका नाम बताते हैं। अब इसमें देखिएगा क्रियात्मक समूह कौन है, सबसे पहले पकड़िए तो क्रियात्मक समूह OH है। अच्छा, अब यहां कार्बन की श्रृंखला कितने कार्बन की है? 1 और 2। और ये कार्बन आपस में जुड़े हैं। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का नाम से कोई लेना देना नहीं। हाइड्रोजन केवल कार्बन की संयोजकता को पूरा करता है, बंध को पूरा करता है। तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, ठीक है। क्रियात्मक समूह कौन है? OH है। अच्छा, तो हम पुरोलग्न सबसे पहले हैं। अब इसमें पुरोलग्न में क्या लिखा जाता है? पार श्रृंखला का नाम या प्रतिस्थापी समूह, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयरो। इसमें कोई नहीं है, पार श्रृंखला भी नहीं है। 2 कार्बन की श्रृंखला हम पहले ले लिए। पहले देखते हैं कितने कार्बन की श्रृंखला। ये नियम में है, अभी हम लोग नियम नहीं, चूंकि नियम जो है कि आगे है, ढेर सारा नियम है, लेकिन इन सब के लिए इतने काम हो जाता है। तो 2 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें कितने कार्बन की? 2। 2 कार्बन, 1 2। तो पुरोलग्न इसमें नहीं है। अब पुरोलग्न नहीं है यानी पार श्रृंखला प्रतिस्थापी समूह नहीं है, तो शब्द मूल में हम लोग क्या देखते हैं? कितने कार्बन है श्रृंखला में। यौगिक में कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन है। तो 2 वाले शब्द मूल का क्या नाम होगा? तो आपको बताए हैं एथ होगा। क्या नाम होगा? शब्द मूल में हमने एथ लिख दिया। एथ क्यों लिख दिया? 2 कार्बन था। ओके। अब शब्द मूल के बाद प्राथमिक अनुलग्न। तो बच्चा लोग जैसे ही प्राथमिक अनुलग्न है क्या देखा जाता है? बॉन्ड, यानी कार्बन आपस में कौन से बंध के द्वारा जुड़ा है। तो यहां कोई बंध नहीं दिख रहा है ना, तो वो सिंगल होगा। कौन सा बंध होगा? सिंगल होगा। यानी कि यहां कार्बन आपस में सिंगल बंध से। डबल होगा तो हमेशा देगा डबल करके, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल दिखाएगा। क्या होता है, कभी कभी सिंगल देता है, कभी कभी नहीं देता। तो आप समझ जाइए यहां कार्बन के भी सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध है तो शब्द मूल के बाद प्राथमिक अनुलग्न में क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन। प्राथमिक अनुलग्न में एन हो गया। प्लस द्वितीयक अनुलग्न। अब क्रियात्मक समूह कौन? OH। OH का अनुलग्न अभी अभी क्या आया? ऑल। जोड़ दो भैया। एथ धन एन धन ऑल क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। आराम से 1 नंबर मिलेगा आपको। ओके, अब आ जाइए यहां पर। पुरोलग्न नहीं है, यहां पर पुरोलग्न केवल इसमें है और कहीं नहीं है। तो शब्द मूल में क्या लिखेंगे? 1 कार्बन। 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भैया? मेथ। चलो मेथ हो गया। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न में बंध देखते हैं। कोई बंध दिख रहा है? सिंगल मान लेंगे, सिंगल होता है। सिंगल में क्या लिखेंगे? एन। क्या लिखेंगे? एन। उसके बाद एन हो गया। फिर द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न में क्या देखते हैं? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह कौन है? देखो यहां CHO बन रहा है ना। CHO कौन होता है? एल्डिहाइड। अभी लिखे थे एल्डिहाइड। CHO है और CHO का अनुलग्न होता है अल, AL। जोड़ दो, क्या होगा? मेथेनल। मेथेन धन अल, मेथेनल। क्या नाम होगा? मेथेनल। ये हो गया मेथेनल। आ जाइए यहां पे। पुरोलग्न नहीं है, कार्बन की संख्या 2 है। शब्द मूल में क्या लिखेंगे? एथ।
क्या लिखेंगे? एथ। अच्छा, प्राथमिक अनुलग्न में बंध देखेंगे, बंध नहीं दिख रहा है तो हम सिंगल बंध ले लेंगे। सिंगल बंध के लिए क्या लगाएंगे? एन, जोड़ दे रहे हैं मैं, एथ धन एन, एथेन हो गया। उसके बाद द्वितीय अनुलग्न क्रियात्मक समूह देखेंगे। क्रियात्मक समूह आप देख पा रहे हैं, CHO एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है अल। अल लगा दीजिए, अल लगाएंगे तो ई हटाकर लगाएंगे, ठीक है, जोड़ते हैं तो हटा के, तो एथेनल हो गया, एथेनल। आ जाइए यहां पे, ठीक है, पूर्वलग्न नहीं है। शब्द मूल एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बच्चा लोग? मेथ। प्राथमिक अनुलग्न बंध कोई नहीं दिख रहा है, सिंगल मान लेंगे, एन हो गया। क्या हो गया? एन। उसके बाद प्लस द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न है तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन है जरा देखो तो, COOH। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। तो द्वितीयक अनुलग्न में क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल, यानी कि इंग्लिश में एसिड। जोड़ दो, मेथ धन एन धन ओइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। तो ये जोड़ देंगे ना, तो क्या होगा? इसको लिखेंगे मेथेनोइक अम्ल या एसिड। ये हो गया। आ जाइए, इसका नाम पूर्वलग्न नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। शब्द मूल दो कार्बन है, क्योंकि कार्बन देखा जाता है, दो कार्बन के लिए क्या? एथ। क्या? एथ। प्राथमिक अनुलग्न में बंध देखा जाता है, कोई बंध नहीं दिख रहा है, सिंगल है, सिंगल है तो क्या लिखेंगे? एन। जोड़ दें एन। उसके बाद क्रियात्मक समूह देखा जाएगा, क्योंकि द्वितीयक अनुलग्न है, इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह है COOH। COOH का अनुलग्न होता है द्वितीयक अनुलग्न ओइक अम्ल। भैया लिखे तो यहां जोड़ दा ओइक अम्ल, ई हटा एक जोड़ा, एथेनोइक अम्ल यानी कि एसिड। ये हो गया। आ जाइए यहां पे, पूर्वलग्न नहीं है, शब्द मूल में दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए बच्चा लोग एथ। प्राथमिक अनुलग्न आप देख लीजिए, डबल बंध दिख रहा है यहां पर। अब डबल बंध दिख रहा है तो यहां एन नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे प्राथमिक अनुलग्न में, क्योंकि डबल बंध क्या होता है? उसका इन होता है। कार्बन के बीच डबल बंध है तो इन लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न में। द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह देखते हैं, कोई क्रियात्मक समूह दिख रहा है? नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो अगर ये क्रियात्मक समूह नहीं है तो इसका भी नाम नहीं आएगा, केवल इतने में हो गया। जोड़ दीजिए, क्या हो गया? एथ धन इन, क्या हो गया? एथीन। क्या हो गया? एथीन। इसको जो है जोड़ देंगे तो ये क्या नाम हो जाएगा? एथीन नाम हो गया। आ जाइए यहां पे, पूर्वलग्न नहीं है क्योंकि पार श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह नहीं है। कार्बन कितने हैं? दो। शब्द मूल में दो कार्बन के लिए क्या होता है बच्चा लोग? एथ होता है। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न में बंध देखा जाता है। बंध कौन सा है? कार्बन के बीच दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? YNA। उसके बाद क्या है? द्वितीयक अनुलग्न है। द्वितीयक अनुलग्न में क्या देखा जाता है? क्रियात्मक समूह। यहाँ कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है, देखो इसमें कोई नहीं दिख रहा है तो इसका भी नाम नहीं है, यही जोड़ दे, एथ धन आइन एथाइन। तो एथाइन का क्या हो जाएगा? यही आएगा, पहले जुड़ जाएगा तो एथाइन। ये हो गया। आ जाइए यहां पे प्यारे बच्चों, यहां पे देखिएगा कि Cl है, प्रतिस्थापी समूह है। यहां पे देखो पूर्वलग्न आपको मिल गया। क्या है? प्रतिस्थापी समूह है। कार्बन की संख्या 2 है, प्रतिस्थापी समूह यहाँ ये जुड़ा है तो Cl का नाम होता है क्लोरो। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पूर्वलग्न लिखेंगे और पूर्वलग्न में क्लोरो का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे CHLORO क्लोरो। ये हो गया शब्दमूल। शब्दमूल में कार्बन की संख्या लंबी श्रृंखला देखी जाती है, दो कार्बन की है तो दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है। क्या होता है बच्चा लोग? एथ। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखा जाता है? बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा है? सिंगल है, चूंकि इसमें दिखाया है, नहीं भी दिखाया सिंगल मान लेते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्न में हम क्या लिखते हैं? इन। उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह देखते हैं। क्रियात्मक समूह कोई नहीं है तो द्वितीयक अनुलग्न का नाम नहीं आएगा। क्या हो गया? क्लोरोएथेन। तो ये छोटे अणुओं के लिए जो ज्यादातर 10वीं क्लास में आता है उनका नामकरण हम आराम से इन्हीं को लेके कर सकते हैं। वैसे रूल तो बहुत हैं, रूल के हिसाब से जब हम नाम लिखेंगे तो बड़े बड़े अणुओं का जिसमें कार्बन की संख्या ढेर सारी हो, क्रियात्मक समूह भी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है,
पार श्रृंखला होंगे, प्रतिस्थापी समूह होंगे, बहुत से कार्बनिक यौगिक है, उनके लिए तो रूल हैं। उस रूल को भी हम क्लियर करेंगे आपको। ये 10वीं के बच्चों के लिए इतना है और बाकी के लिए भी है। बाकी अगले लेक्चर में जब हम इसको लेकर आएंगे अभी इसी नाम को, तो हम पूरा नियम बताएंगे ताकि आप बड़े अणुओं का भी आराम से कर सकें। उनमें कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करना, उसको नंबर देना, प्रतिस्थापी समूहों का, पार श्रृंखलाओं का नाम कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकल जो भी है, सारी चीजें बताएंगे। तो इतना क्लियर करें 10वीं के बच्चे, जहां से उनको नाम लिखना मिल सकता है इन छोटे अणुओं का। ओके, आराम से इनका नाम आप 1 कार्बन और 2 कार्बन वाले का नाम आराम से यहां लिख सकते हैं।